प्रभाकर एट ब्लैकस्मिथ शॉप, प्रभाकर लोहार की दुकान पे। प्रभाकर सैट वॉचिंग द स्मिथ्स एट द लोकल शॉप, प्रभाकर लोहार की दुकान पर बैठ के लोहार को काम करते देख रहा था। देयर वॉज अ स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सेस एंड सिकल्स वर लेड आउट रेडी फॉर सेल, वहां एक छोटी सी बेंच पे लोहे के औजार जैसे कि कुल्हाड़ी और हंसिये रखे हुए थे जो कि बिकने को तैयार थे। अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग एंड 2 men वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इनटू शेप, आग जल रही थी और 2 लोग लोहे की रॉड को गर्म कर रहे थे और उसे पीट कर एक आकार दे रहे थे, शेप दे रहे थे। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वट वॉज हैपनिंग, वहां काफी गर्मी और काफी शोर था, फिर भी वहां जो हो रहा था उसे देखना काफी दिलचस्प था, काफी मजेदार था। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, खेती में किस तरह लोहे के औजारों का इस्तेमाल होता है, अब इसके बारे में। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे, आज लोहे का इस्तेमाल आम बात है। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स, लोहे और स्टील से बनी चीजें हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई हैं। द यूज ऑफ आयरन बिगैन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 3000 साल पहले हमारे देश में लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ था। Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 4. बहुत तरह के लोहे के औजार और हथियार मिलते हैं मेगालिथिक ब्यूरियल्स में से, जिसके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, जहां लोगों को दफनाया हुआ होता था और वहां खुदाई करके आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये चीजें मिलती थीं। अराउंड 2500 ईयर्स अगो देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स, आज से लगभग 2500 साल पहले से लोहे के औजारों का इस्तेमाल हो रहा है, इस बात के एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं। दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड आयरन प्लॉशेयर, आयरन के टूल्स में से कुल्हाड़ी सबसे प्रमुख है और प्लॉशेयर है, लोहे से बनी हल्की फाल है। एक्सेस का इस्तेमाल, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल जंगल को काटने, क्लियर करने के लिए होता था और हल के आगे का हिस्सा लोहे का बनाया जाता था। एज वी हैड सीन द प्लॉशेयर वाज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, चैप्टर 5 में हमने देखा है कि हल जब लोहे के बनाए जाने लगे तो जो कठोर जमीन थी उसे भी जोता जा सकता था और ऐसा करने से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, खेती से होने वाली उपज थी, वो बढ़ गई। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन, पैदावार को बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए और भी जो स्टेप्स लिए गए उसमें इरिगेशन एक दूसरा स्टेप है। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेजेस, जिन राजाओं और राज्यों के बारे में हमने अब तक पढ़ा है, उन्हें अगर गांव से सपोर्ट नहीं किया जाता तो वे नहीं फलते फूलते, वे फ्लरिश नहीं करते। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन increased production, irrigation was also used. नए टूल्स, नए औजार जैसे कि लोहे का बना ये प्लॉशेयर, हल्की फाल, और ट्रांसप्लांटेशन का तरीका जो धान के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता था कि एक छोटे इलाके में पहले बीज छिड़के जाते थे, स्प्रेड किए जाते थे, वहां से छोटे छोटे पौधों को लेके एक बड़े खेत में लगाया जाता था जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, ज्यादा पौधे सर्वाइव कर पाते थे। ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है। तो इन नए टूल्स और ट्रांसप्लांटेशन के साथ ही इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया गया, सिंचाई का भी इस्तेमाल किया गया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। सिंचाई के लिए जो चीजें उस समय बनाई गई थी उसमें थे नहर, कैनाल्स, कुएं, पानी के टैंक्स और कुछ आर्टिफिशियल लेक्स, आर्टिफिशियल झील, वैसी झील जो मैनमेड थी, लोगों ने बनाई थी। तो ये सब सिंचाई की व्यवस्था के लिए किए जाते थे। इफ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन्ड। सिंचाई के लिए कंस्ट्रक्शन करने के क्या क्या स्टेजेस थे उसे यहाँ इस चार्ट में लिखा गया है। फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग फॉलोइंग फ्रेजेस। तो यहाँ कुछ एक फ्रेजेस हैं, इनका इस्तेमाल करके हमें इस चार्ट को भरना है। तो फर्स्ट स्टेप था कि किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस, फोर्ट्स। राजा को पैसे चाहिए थे एक बड़ी सेना को देने के लिए, सेना मेंटेन करने के लिए, महल बनवाने के लिए, किला बनवाने के लिए, इन सब चीजों के लिए राजा को पैसे चाहिए थे। दूसरा स्टेप है कि अब ये पैसे कहाँ से आएंगे,
सो दे डिमांडेड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। तो सबसे ज्यादा किसान हुआ करते थे उस समय, तो उन्होंने किसानों से टैक्स लेना शुरू किया। फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। अब किसान को जो कि टैक्स देना है तो उसे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो टैक्स दे सके। और ये पॉइंट कहाँ से बढ़ा गया है? ये पॉइंट यहाँ से लेकर बढ़ा गया है। फोर्थ, इट इज़ पॉसिबल विथ इरिगेशन। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जा सकता था? तो इरिगेशन के हेल्प से, इरिगेशन की मदद से प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे। किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान द इरिगेशन वर्क। इरिगेशन करने के लिए राजा पैसे देते थे और प्लान भी करते थे, व्यवस्था बताते थे कि कैसे इरिगेशन करना है। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। लोग काम करते थे, मजदूरी करते थे, और ये सब करने के बाद प्रोडक्शन बढ़ जाता था, प्रोडक्शन इंक्रीजेज, एंड प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ लोगों की आमदनी, रेवेन्यू भी बढ़ती थी। एंड लास्ट पॉइंट है कि फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट एज प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। सिंचाई होती थी तो किसानों को भी भरोसा होता था कि अच्छी पैदावार, अच्छा प्रोडक्शन जरूर होगा। अब आगे, हु लिव्ड इन द विलेजेस। गांव में कौन लोग रहते थे? देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमारे देश के नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में 3 तरह के लोग रहते थे। इन तमिल रीजन, लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेल्लालार, ऑर्डिनरी प्लॉमन वर नोन एज उजावार, and landless labor including slaves were known as कड़ैसियार and अदीमाई। तो तमिल रीजन में जो लैंड ओनर्स थे, जिनके पास अपनी जमीन थी, उन्हें वेलालार कहते थे। जो हल चलाने वाले आम लोग थे उन्हें उजावार कहते थे, और जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और गुलाम थे, वैसे लोगों को कड़ैसियार या फिर अदीमाई कहते थे। तो ये तो था साउदर्न पार्ट में रहने वाले लोग। अब नॉर्दर्न पार्ट में जो लोग रहते थे उनके लिए, इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेजेस हेडमैन वाज नोन एज ग्राम भोजका। जो गांव के हेड होते थे, मुखिया होते थे, उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस। ये जो ग्राम भोजक का पद होता था एक गांव में, ये एक ही परिवार के लोग ग्राम भोजक बनते थे। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज हेरिडिटरी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वंशानुगत पोस्ट था कि एक ग्राम भोजक का बेटा दूसरा नया ग्राम भोजक बनेगा। द ग्राम भोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। तो गांव में जो ग्राम भोजक होते थे उनके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड। ग्राम भोजक के पास आमतौर पे गुलाम होते थे और वे दूसरे मजदूरों को काम पे रखते थे उनकी जमीन को कल्टीवेट करने के लिए, उसमें खेती करने के लिए। बिसाइड्स एज ही वाज पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। ये जो ग्राम भोजक होते थे ये पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, सो राजा भी इन्हें ही चुनते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ही ऑल्सो फंक्शनड एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। कभी कभी ये ग्राम भोजक जज की भूमिका भी निभाते थे, जज का काम भी करते थे और पुलिसमैन का भी काम करते थे। जज का काम कैसे करेंगे? अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो उसमें फैसला सुनाने का काम करते थे वे, या फिर किसी को पनिश करना है, चोर को पकड़ना है, उसका भी काम करते थे ग्राम भोजक, पुलिस का काम करते थे। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिज, मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉल लैंड ओनर्स। ग्राम भोजक के अलावे कुछ दूसरे छोटे किसान थे जो इंडिपेंडेंट थे, आजाद थे, उन्हें गृहपति कहते थे। उनके पास छोटी सी जमीन होती थी, वे स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे। एंड देन देयर वर मेन एंड विमेन such as dasas, karmakaras who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others. इन छोटे किसानों के अलावा और जो बाकी लोग थे उनमें दास आते हैं, कर्मकार आते हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वे दूसरों की जमीनों में काम करके अपना जीवन यापन करते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन्स सच एज ब्लैकस्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। अक्सर गाँव में और भी तरह के लोग होते थे। इनमें से क्राफ्ट पर्सन्स हैं जो शिल्पकार हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, ब्लैकस्मिथ्स हैं, लुहार है, पॉटर है, कुम्हार है जो घड़े बनाते हैं, कारपेंटर हैं, बढ़ई हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, और बुनकर हैं जो चीजों को बुनते हैं, जैसे कि टोकरियां बुनते हैं,
तो ये लोग भी गाँव में हुआ करते थे। द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशंस, तमिल भाषा में लिखी हुई सबसे पहली सबसे कुछ पुरानी रचनाएं। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स अगो। सबसे पुरानी जो तमिल की रचना मिलती है उसे संगम लिटरेचर कहते हैं और इसे 2300 साल पहले लिखा गया था। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams of poets that were held in the city of Madurai. See map 7 on page 105. इन तमिल टेक्स्ट्स को, इन तमिल किताबों को संगम लिटरेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन लिटरेचर्स को कवियों के एक सम्मेलन में, जहां बहुत सारे कवि इकट्ठा होते थे, वहां लिखा गया था। और ये पोएट्स की असेंबली, कवियों का सम्मेलन कहाँ होता था? तो मदुरई में होता था। मदुरई आप मैप 7 में देख सकते हैं। द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। तो ऊपर जो तमिल टर्म्स हमने देखे कि लैंड ओनर को वेल्लालार कहते थे, प्लॉमैन को उजावार कहते थे और लेबरर को कदैसियार या आदिमाई कहते थे, तो ये तमिल टर्म्स हैं। ये हमें इसी लिटरेचर में मिलते हैं, इस संगम लिटरेचर में। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। शहरों के बारे में पता करना, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ ट्रैवल करने वाले लोग, वहाँ जानने वाले लोग, वहाँ किस तरह की मूर्तियाँ होती थी और वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स को क्या चीज़ें मिली हैं इनके बारे में। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातकाज, आपने जातकों के बारे में सुना होगा। दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ये वो कहानियां हैं जो आम आदमियों के द्वारा बनाई गई थी और इसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने, बुद्धिस्ट साधुओं ने लिखा और बचा कर रखा, प्रिजर्व किया। Here is a part of a Jataka story which tells us how a poor man gradually became rich. नीचे एक जातक की कहानी है। यह एक गरीब आदमी के बारे में है कि वह किस तरह अमीर बना। The clever poor man, चालाक गरीब आदमी। Once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city. एक समय की बात है, एक चालाक गरीब आदमी एक शहर में रहता था। His only resource was a dead rat. उसके पास एक मरे चूहे के अलावे कुछ नहीं था। He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. इस मरे हुए चूहे को उसने एक होटल वाले को बेचा एक सिक्के में, और ये चूहा होटल वाले अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। देन वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म, एक दिन आंधी आई। द किंग्स गार्डन वाज लिटरेड विथ ब्रांचेस एंड लीव्स एंड द गार्डनर वाज एट लॉस एज टू हाउ टू क्लियर द मेस। राजा का बगीचा टूटी डालियों और पत्तों से भर गया और जो माली था, जो गार्डनर था, वो परेशान हो गया ये सोच के कि इतनी गंदगी को कैसे साफ किया जाए। द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड्स एंड लीव्स। ये जो गरीब आदमी था उसने गार्डनर को कहा कि मैं इस गंदगी को साफ कर दूंगा इस शर्त पे कि जितनी टूटी हुई डालियां हैं, जो लकड़ियां हैं, वो मैं रख लूंगा। द गार्डनर अग्रीड एट वंस, माली तुरंत मान गया। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग with an offer of sweets for every stick and leaf that they could collect. उस चालाक आदमी ने बच्चों को यह कहकर इकट्ठा किया कि हर टहनी या हर पत्ता जो वो इकट्ठा करेंगे उसके लिए उन्हें एक मिठाई दी जाएगी। इन नो टाइम एवरी स्क्रैप हैड बीन नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस। कुछ ही समय में बगीचे में फैली गंदगी का ढेर गेट के पास लग गया। जस्ट देन द किंग्स पॉटर वॉज ऑन द लुक ऑफ फ्यूल विथ विच टू बेक हिज पॉट्स। उसी समय राजा का जो कुम्हार था वो फ्यूल की तलाश में था, लकड़ियों की तलाश में था, जिसे जला के वो अपने घरों को पकाता। सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। अब चूंकि ये लकड़ियां ये क्लेवर पुअर मैन की थी, तो कुम्हार ने वो लकड़ियां उससे खरीद ली और उस आदमी को पैसे दिए। द यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब इस चालाक युवा आदमी ने एक नया प्लान सोचा। He carried a jar full of water to the city gate and offered water to 500 grass cutters. वह एक बर्तन में पानी भर के शहर के दरवाजे पर गया और वहां पे 500 घास काटने वाले लोगों को उसने पानी पिलाई। They were pleased and said, "You have done a good turn. Tell us what can we do for you." वे लोग इससे खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुमने ये अच्छा काम किया, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। He replied, "I'll let you know when I need your help." उसने कहा कि मैं आपको बताऊंगा जब मुझे मदद की जरूरत होगी।
He then made friends with a trader. उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की. One day the trader told him, tomorrow a horse dealer is coming to town with 500 horses. एक दिन उस व्यापारी ने इस आदमी को बताया कि शहर में कल घोड़ों का व्यापारी 500 घोड़े लेकर आ रहा है. Hearing this, our young man went back to grass cutters. He said, please give me a bundle of grass each and don't sell your grass till mine is sold. उसने हर घास काटने वाले से एक घास का बंडल मांगा, घास का गुच्छा मांगा और ये बात कही कि आप अपनी घास तब तक न बेचे जब तक मेरी घास न बिक जाए. They agreed and gave him 500 bundles of grass. वे मान गए और उन्होंने उसे 500 घास के बंडल्स दिए, घास के गुच्छे दिए. When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins. जब घोड़ों का व्यापारी कहीं से घास नहीं खरीद सका क्योंकि उसने घास काटने वालों के साथ डील किया था कि आप किसी और को घास न बेचें जब तक मेरी घास बिक न जाए, तो घोड़ों के व्यापारी को कहीं घास नहीं मिला, सो उसे इस युवा आदमी से, इस क्लेवर यंग मैन से खरीदना पड़ा घास और इस बात के उसने उस ट्रेडर से 1000 सिक्के लिए. लिस्ट द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द स्टोरी. इस कहानी में जितने भी लोग हैं उनका क्या पेशा है, वे क्या काम करते हैं, यह बताइए. तो इसमें हमने घास काटने वाले को देखा है, व्यापारी को देखा है, हॉर्स ट्रेडर को देखा और इस क्लेवर यंग मैन को देखा. तो उनके ऑक्यूपेशन को आप बता सकते हैं कि किसी का ऑक्यूपेशन है घास काटना, कोई ट्रेडर है, व्यापारी है, कोई घोड़ों को बेचता है, इस तरह से. फॉर ईच वन ट्राई एंड डिसाइड वेदर दे वुड हैव लिव्ड ए ओनली इन द सिटी, ओनली इन विलेजेस, इन बोथ सिटीज एंड विलेजेस. इन लोगों में से ये पता कीजिए कि जो लोग हैं वे क्या केवल गांव में रहते थे, वे क्या केवल शहर में रहते थे या फिर शहर और गांव दोनों में ही रहते थे. वाई डू यू थिंक द हॉर्स डीलर वॉज कमिंग टू द सिटी. आप क्यों सोचते हैं घोड़ों का व्यापारी शहर में क्यों आया था? वो अपने घोड़े बेचने आया होगा. Do you think women could have taken up the occupations mentioned in the story? Give reason for your answer. क्या आपको लगता है कि औरतें भी इन पेशों में जो यहाँ बताए गए हैं, घोड़ों का व्यापार करना, घास काटना, क्या ये काम औरतें भी कर सकती हैं? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं, इसका कारण बताइए. We can use other kinds of evidence to find out about life in some of these early cities. हम कुछ और भी दूसरे तरह के प्रमाण, सबूत इस्तेमाल कर सकते हैं ये बात पता करने के लिए कि उन पुराने शहरों में जीवन कैसा था. Sculptures carved scene depicting people lives in towns and villages as well as in the forests. पत्थर से जिस तरह के सीन, जिस तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं, वे उस समय के लोगों के जीवन को दिखाती है. लोगों का जीवन गांव में कैसा था, जंगलों में कैसा था, इन बातों को उस समय की मूर्तियां, उस समय के स्कल्पचर्स दिखाते हैं. Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by people. इन मूर्तियों को ऐसी बिल्डिंग के रेलिंग्स पे लगाया जाता था जहां बहुत सारे लोग आते हों, या फिर ऐसे गेट्स पे लगाया जाता था इनको सजाने के लिए. Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the महाजनपदास that you learnt about in chapter 5. चैप्टर 5 में हमने जिन महाजनपदों के बारे में पढ़ा है, उनकी जो राजधानियां थी वो अक्सर एक शहर हुआ करती थी, एक सिटी हुआ करती थी. As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification walls. जैसा कि हमने देखा है कि ये शहर चारों तरफ से बड़े बड़े दीवार से घिरे होते थे. In many cities, archaeologists have found rows of pots और ceramic rings arranged on top of the other. आर्कियोलॉजिस्ट्स को इन सिटीज से एक कतार में रखे, एक रो में रखे बहुत सारे घड़े मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं, या फिर चीनी मिट्टी से बनी इस तरह की गोली चीजें मिलती हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई. दीज आर नोन एज रिंग वेल्स, और इस तरह की चीजों को रिंग वेल कहते हैं. दीज सीम टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स. कुछ केसेस में इन रिंग्स का इस्तेमाल टॉयलेट्स की तरह होता था या फिर कूड़ा रखने वाली जगह की तरह होता था. These ring wells are usually found in individual houses. इस तरह के रिंग वेल एक एक घरों में मिलते हैं. We have hardly any remains of palaces, markets or homes of ordinary people. हमें महलों के, बाजारों और घरों के कम ही अवशेष मिलते हैं, ये ज्यादा नहीं बचे हैं. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. शायद कुछ बचे होंगे जो आर्कियोलॉजिस्ट अब भी डिस्कवर नहीं कर पाए हैं. Others made of wood, mud brick and thatch may not have survived. तो ऐसी बिल्डिंग्स जो लकड़ी से बने थे या फिर कच्ची मिट्टी के ईंट से बने थे, और थैच कहते हैं
छप्पर को, जो कि घास फूस से बनाए जाते हैं, तो वे चीजें सरवाइव नहीं कर पाई हैं, वे डिकम्पोज हो गई हैं अब तक। Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. पुरानी शहरों के बारे में पता करने का दूसरा तरीका ये है कि वहाँ जो नाविक, वहाँ जो यात्री गए, उन्होंने क्या लिखा है, हम उससे जान सकते हैं। One of the most detailed accounts that has been found was an unknown Greek sailor. एक ग्रीक सेलर, एक नाविक जो ग्रीस से आया था, उसका नाम हमें नहीं पता, इसीलिए अननोन ग्रीक सेलर कहा गया है। उसने बड़े डिटेल में लिखा है, he described all the ports he visited. वे जिन जिन बंदरगाहों पे गया, जिन जिन पोर्ट्स पे गया, सबके बारे में लिखा है। Find भरूच on map 7 and then read this description of the city. भरूच एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। इसके बारे में द स्टोरी ऑफ बेरीगाजा, द ग्रीक नेम फॉर भरूच, भरूच की कहानी। The Gulf is very narrow at Berigaja and very hard to navigate for those coming from the sea. बेरीगाजा जाने के लिए जो रास्ता है, जो खाड़ी है, वो काफ़ी संकरी है, काफ़ी पतली है, और जो लोग समुद्र से आ रहे हैं उनके लिए वहाँ जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. जो जहाज वहाँ आते हैं वे खास तरह के मछली पकड़ने वाले लोग ही चला पाते हैं, जो कि राजा के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। वे इसे स्टेयर करके चला के किनारे तक लाते हैं। द इम्पोर्ट्स इनटू बेरीगाजा वर वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। यहाँ जो चीजें इंपोर्ट होके बाहर से आती हैं उनमें है शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, टोपाज कहते हैं पुखराज को, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के। ये चीजें बाहर से आते हैं, इंपोर्ट होते हैं इस बेरीगाजा शहर में। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द टाउन इंक्लूड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज, आइवरी, एगेट, कार्नेलियन, क्लोथ, सिल्क एंड परफ्यूम्स। इस शहर से जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, बाहर जाती हैं समुद्र के थ्रू, वे चीजें क्या हैं? हिमालय में पाए जाने वाले कुछ पौधे हैं, हिमालयन प्लांट्स हैं, दूसरे हाथी के दांत हैं, एगेट एक तरह का पत्थर है जिसे गोमोद कहते हैं, कार्नेलियन भी एक तरह का पत्थर है, कॉटन जो कपास है, कॉटन आप जानते हैं, उसका एक्सपोर्ट होता है, सिल्क का एक्सपोर्ट होता है और परफ्यूम्स का एक्सपोर्ट होता है, सेंट का एक्सपोर्ट होता है। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग। व्यापारियों के द्वारा राजा के लिए कुछ खास गिफ्ट लाए जाते हैं। दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल विमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ। राजा के लिए जो गिफ्ट लाए जाते हैं उसमें है चांदी के बर्तन, सिल्वर वेसल, सिंगिंग बॉयज गाना गाने वाले लड़के, सुंदर स्त्रियां, अच्छे शराब और अच्छे कपड़े। तो ये भरूच की कहानी है, बेरीगाजा की कहानी है। अब कॉइन्स के बारे में, यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी ऑन पेज 82। उस समय भी सिक्कों का चलन था और हमने देखा है कि किस तरह कॉइन से धन को नापा जाता था, वेल्थ को मेजर किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके ऐसे बहुत सारे सिक्के पाए हैं जो इस जमाने के थे। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 years वर पंच मार्क्ड कॉइन्स सच एज द वन शोन बिलो। सबसे पहले सिक्के जो इस्तेमाल में थे वे इस तरह के मुहर लगाए कॉइन्स थे। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, सामान एक्सचेंज करने के और दूसरे तरीके, एक तो तरीका है कि कॉइन दीजिए और सामान लीजिए, और दूसरे तरीके क्या है? रीड दिस शॉर्ट पोएम फ्रॉम संगम कलेक्शन। ये संगम कलेक्शन जो तमिल टेक्स्ट का कलेक्शन था, वहां से ये पोएम है। एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर सॉल्ट ऑफ अनदर, क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट्स through sands white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind. The departure of the salt merchants leave the city empty. खेत के सफेद धान लाद कर ले जाए जाते थे और उसके बदले में नमक लाया जाता था, और ये सामान लंबे लंबे रास्तों को तय करके आता था, गाड़ियों पर आता था। रास्ते में रेगिस्तान भी पड़ता था, ऐसा इलाका भी पड़ता था जहाँ केवल बालू है, और ये रेगिस्तान चांद के रोशनी की तरह सफेद था, उजला था। ये जो व्यापारी थे अपने परिवार को साथ लेकर चलते थे क्योंकि उन्हें उनके परिवार को छोड़कर जाना पसंद नहीं था, और जब ये नमक के व्यापारी चले जाते थे शहर से तो शहर खाली हो जाता था। सॉल्ट वॉज प्रोड्यूस्ड
प्लेंटीफुली अलोंग द सी कोस्ट। समुद्र के किनारे बहुत सारा नमक बनाया जाता था। व्हाट आर द मर्चेंट्स प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विथ, हाउ आर दे ट्रेवलिंग। तो मर्चेंट्स क्या एक्सचेंज करने जा रहे हैं, तो वे पैडी लेकर जा रहे हैं, व्हाइट पैडी लेकर जा रहे हैं, उजला धान लेकर जा रहे हैं, और उससे क्या बदल के लाएंगे, नमक लाएंगे। और वे कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, तो रास्ते से ट्रेवल कर रहे हैं, कार्ट पे ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ियों से जा रहे हैं। सिटीज विथ मेनी फंक्शंस। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। अक्सर ऐसा होता था कि एक शहर काफी महत्वपूर्ण बन जाता था बहुत सारे कारणों से। लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ मथुरा। आइए मथुरा को देखते हैं। मथुरा हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। आज से लगभग 2500 साल पहले से मथुरा एक महत्वपूर्ण शहर है। इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर राउट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मथुरा से होके काफी रास्ते गुजरते हैं, और दो महत्वपूर्ण रास्ते जो मथुरा से होके गुजरते हैं उसमें से एक रास्ता नॉर्थ वेस्ट से कुछ इस कोने से ईस्ट को आता है, और दूसरा रास्ता नॉर्थ टू साउथ जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। There were fortifications around the city and several shrines. इस शहर में चारों तरफ किले बने थे और यहाँ अनेक मंदिर भी थे। Farmers and herders from adjoining areas provided food for people in the city. आसपास के जो चरवाहे और किसान थे वे इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाना देते थे। मथुरा was also a center where some extremely fine sculptures was produced. मथुरा में कुछ बहुत बेहतरीन मूर्तियां भी बनाई जाती थीं। Around 2000 years ago, मथुरा became the second capital of the Kushanas, about whom you will read in chapter 9. आज से लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी बन गया, जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। Mathura was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was an important center for worship of Krishna. मथुरा एक धार्मिक स्थल भी था। यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों की मोनेस्ट्री थी जहाँ वे रहते थे, जैन लोगों के मंदिर थे, और खास तौर पे यहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा होती थी। Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in Mathura. मथुरा में पत्थर पर लिखी गई या मूर्तियों पर लिखी गई ऐसी बहुत सारी inscriptions मिलती हैं, हमें अभिलेख मिलते हैं जो हाथ से पत्थर पर लिखे गए होते हैं। Generally, these are short inscriptions recording gifts made by men and sometimes women to monasteries and shrines. ये छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि लोगों ने क्या दान दिए एक मंदिर को बनाने में। These were made by kings and queens, officers, merchants and craft persons who lived in the city. ये inscriptions राजा रानियों के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा या फिर जो शिल्पकार थे उनके द्वारा बनाए जाते थे जो उस शहर में रहते थे। For instance, inscription from Mathura mention goldsmiths, blacksmiths, weavers, basket makers, garland makers, perfumers. उदाहरण के लिए मथुरा के एक इंस्क्रिप्शन में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले लोग, माला बनाने वाले लोग, इनकी भी बात मिलती है इन इंस्क्रिप्शंस में। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल हु लिव्ड इन मथुरा। लिस्ट वन ऑक्यूपेशन दैट वाज नॉट प्रैक्टिस्ड इन हड़प्पन साइट्स। मथुरा में लोग क्या क्या काम करते थे जो यहाँ लिखा गया है, और इनमें से वो काम कौन सा है जो हड़प्पा में रहने वाले लोग, हड़प्पा की सिटी में रहने वाले लोग नहीं करते होंगे। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। अब क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में, वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर क्राफ्ट्स। हाथ से बनाई गई चीजें हमें बहुत सारी मिलती हैं खुदाई करने के बाद। These include extremely fine pottery known as northern black polished ware. हमें बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिलते हैं जिन्हें northern black polished ware कहा जाता है। It gets its name from the fact that it is generally found in northern part of the subcontinent. इसका नाम northern black polished ware इसलिए पड़ा है कि ये आमतौर पे उत्तरी हिस्सों में northern part में पाया जाता है। Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived. ऐसे बहुत सारी हाथ से बनाई गई चीजें हैं जो अब तक नहीं बची हैं और आर्कियोलॉजिस्ट्स को नहीं मिलती हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, डिकम्पोज हो गई हैं। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वाज इम्पॉर्टेंट। टेक्स्ट से लिखी हुई चीजों से हमें ये पता चलता है कि कपड़े भी बनाए जाते थे और ये काफी महत्वपूर्ण था। There were famous centers such as वाराणसी in north and मदुरई in south. कपड़े बनाने के लिए उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई काफी मशहूर था। Both men and women worked in these centers. इन centers में आदमी और औरत दोनों काम करते थे और कपड़े बनाते थे। Many craftspersons and merchants now formed associations known as श्रेनिस। बहुत सारे शिल्पकारों
ने, व्यापारियों ने अपना अपना संघ बना लिया था, एसोसिएशन बना लिया था, जिसे श्रेणी कहते हैं। दीज श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट्स। और ये जो व्यापारियों का समूह होता था या क्राफ्ट पर्सन्स का समूह होता था, ये औरों को ट्रेनिंग देता था, लोगों को रॉ मटेरियल प्रोक्योर करवाता था, उपलब्ध करवाता था, और जो फाइनल चीज़ें बनती थी, जो भी फिनिश्ड गुड होता था, जो प्रोडक्ट होता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करता था, लोगों तक पहुंचाने का काम करता था ये ग्रुप। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड, व्यापार करने का भी काम करता था यह ग्रुप। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच मेन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी, इन ग्रुप्स के अपने बैंक भी होते थे जहाँ पे जो अमीर लोग हैं वे अपने पैसे रखते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न्ड और यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। पैसा जमा करने वालों को भी कुछ लाभ मिलता था, कुछ इंटरेस्ट मिलता था, और जो बाकी बचा पैसा होता था वो धार्मिक स्थानों को, मोनेस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता था। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, कपड़े के सूत काटने और बुनने के तरीके। दीज रूल्स आर फ्रॉम अर्थशास्त्र मेंशन्ड इन चैप्टर 7। चैप्टर 7 में जिस अर्थशास्त्र की बात की है हमने, जिसमें चाणक्य के बारे में था, चाणक्य के आइडियाज थे, वहां पे स्पिनिंग और वीविंग के रूल्स भी हैं। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग could be done in workshops under the supervision of special officials। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से विशेष अधिकारियों की देखरेख में कारखानों में सूत की कटाई होती है और बुनाई होती है। विडोज, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, nuns, mothers of courtesans, retired women, servants of the kings, women who have retired from service in temples may be used for processing wool, bark, कॉटन, हेम्प एंड फ्लक्स। विधवाएं, जो डिफरेंटली एबल्ड यंग वुमेन हैं, जिन्हें आज हम दिव्यांग युवा महिलाएं कहेंगे। नन्स, जो भिक्षा मांगती थीं। वैश्याओं की माता, ऐसी विमेन जो रिटायर हो गई है राजा के सर्विस से या फिर टेम्पल के सर्विस से, उन्हें ऊन बनाने के काम में या पेड़ों की छाल इकट्ठा करने के काम में या फिर कॉटन को तैयार करने के काम में या फिर पटुआ और सन तैयार करने के काम में लगाया जाता था। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। वे जिस तरह से और जितना काम करते थे उन्हें उतना पे किया जाता था, उतने पैसे दिए जाते थे। Women who are not permitted to leave their homes can send maid servants to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him। जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। Women who can visit the workshop should go to dawn to give their work and receive their wages। जो औरतें कारखाने में जा सकती थीं, उन्हें अपना माल, उन्हें अपना सामान कारखाने तक शाम होने से पहले ले जाना होता था और इसके बदले उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, उन्हें वेज मिलता था। देयर शुड बी एनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क। उन्होंने जो काम किया है उसे परखने के लिए पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए थी, इसीलिए उन्हें शाम से पहले जाना होता था, डॉन से पहले जाना होता था। इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन वर्क, ही शुड बी पनिश्ड। जो सुपरिटेंडेंट होते थे वो औरतों से काम के अलावे अगर कोई दूसरी बात करते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था, उन्हें दंड दिया जाता था। इफ वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, शी विल हैव टू पे अ फाइन एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ। और अगर औरत अपना काम पूरा नहीं करती थी तो उसे जुर्माना देना होता था और कुछ केसेस में उसके अंगूठे भी काट दिए जाते थे। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वुमेन हु कुड बी एम्प्लॉयड बाय सुपरिटेंडेंट। ऐसे सभी औरतों की लिस्ट बनाइए जो एक सुपरिटेंडेंट के द्वारा काम पर रखे जा सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है विडोज, यंग वुमेन, नन्स, मदर ऑफ कटिशंस, रिटायर्ड वुमेन, ये सबका नाम आप बता सकते हैं। डू यू थिंक वुमेन वुड हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम व्हाइल वर्किंग? क्या आपको लगता है कि औरतों को काम करने में कोई कठिनाई आई होगी, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा? अ क्लोजर लुक अरिकामेडु। अरिकामेडु एक जगह का नाम है, इसके बारे में। फाइंड अरिकामेडु इन पुडुचेरी ऑन मैप 7 पेज 105। 105 पे अरिकामेडु ढूंढिए एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 88। रोम के बारे में पढ़ें। बिटवीन 2200 to 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands। अरिकामेडु एक कोस्टल इलाका था जहां समुद्र का किनारा था और दूर दूर से जहाज आते थे और सामान यहां अनलोड करते थे, गिराते थे। A massive brick structure which may have been a warehouse was found at this site। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ईंटों से बना एक स्ट्रक्चर मिला है, मोस्ट प्रोबेबली ये सामान रखने वाला वेयर हाउस था, गोदाम था। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। यहाँ पे कुछ पॉटरी भी मिली है,
कुछ बर्तन मिले हैं, पात्र मिले हैं जो कि मेडिटेरियन रीजन से हैं, सच एज एम्फोरा, a tall double-handed jars that contained liquid such as wine. इन पॉटरी में एक शराब रखने वाली चीज भी मिली है जिसे एमाफोरा कहते हैं, एक बर्तन है. एंड स्टाम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी नोन एज एरेटिनवेयर विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली. और यहाँ पे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं जिन्हें एरिटेनवेयर कहते हैं और इसका नाम इटली के एक शहर के नाम पे पड़ा है. दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टाम्प मोल्ड. ये स्टाम्प्ड वेयर मिट्टी पे मुहर लगा के बनती थी. देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पोटरी विच वॉज मेड लोकली. और भी तरह के बर्तन लोकली बनाए जाते थे. दो रोमन डिजाइन्स वर यूज्ड, लेकिन इसमें भी रोमन डिजाइन का इस्तेमाल होता था. रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम हैव ऑल्सो बिन फाउंड एट द साइट. इन साइट्स में हमें रोमन लैम्प्स मिलते हैं, ग्लास से बनी चीजें मिलती हैं, कुछ कीमती पत्थर मिलते हैं. स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज्ड टू डाई क्लोथ. छोटे छोटे टैंक्स भी मिले हैं जिन्हें शायद कपड़ों की रंगाई पुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा. देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास. कुछ कम कीमती पत्थरों और शीशे से मोतियां बनाई जाती थी, इसके भी प्रमाण मिले हैं. लिस्ट द एविडेंसेस दैट इंडिकेट दैट देयर वाज कांटेक्ट विथ रोम. इस बात के क्या प्रमाण हैं कि रोम से संपर्क था उस समय? तो हमें रोमन लैंप्स मिले हैं, रोमन डिजाइन यूज होता था पॉटरी बनाने में. तो ये सारे एविडेंस है कि रोम से कांटेक्ट था लोगों का उस समय भी. तो इसी के साथ खत्म होता है ये आपका चैप्टर 8. मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा. हमारी इस